सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिननाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो पंचवर्षीय योजना की अंतिम लेक्चर होगी। इस योजना के अंतर्गत आज के हम वीडियो में 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। साथ ही साथ इस योजना के अंतिम कड़ी में यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच के समय में नीति आयोग का गठन किया गया था, तो उनसे संबंधित काफ़ी मूलभूत बिंदुओं को भी आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। एवं यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही बिना स्किप किए आप अंतिम तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना सामान्य तौर पर 1997 से लेकर 2002 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि करना था। इस योजना में काफ़ी मूलभूत योजनाओं को शामिल किया गया, जिनमें से जो सामाजिक न्याय और समानता की बात होती है उसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और प्रधानमंत्री ग्राम योजना शामिल है। इन सभी योजनाओं में सामान्य तौर पर समानता की बात होती है, गरीबी उन्मूलन की बात होती है, साथ ही साथ इसमें जो है सामाजिक न्याय की भी बात होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे पास आता है, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक मानी जाती है। यह योजना व्यापक तौर पर आगत और निर्गत मॉडलों पर आधारित है और कृषि पर इस योजना में सर्वाधिक तौर पर बल दिया गया। साथ ही देश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर विशेष लक्ष्य को भी निर्धारित किए गए। ध्यान दीजिए कि इसमें कृषि पर आपको अगर सवाल पूछा जाता है कि कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर किस योजना के अंतर्गत दिया गया, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया गया। साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं, रीजनल इनबैलेंस की बात करते हैं, उनको दूर करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कार्य किए गए। साथ ही राज्य स्तर पर विशेष लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 2007 से लेकर 2012 तक माना जाता है, विशेष तौर पर यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल है। इसमें साल 2011-12 तक 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग की उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य से रखा गया था। साथ ही तीव्र और समावेशी विकास यानी कि गरीबी में कमी लाने के पर विशेष जोर दिया गया और सामाजिक क्षेत्रों में जोर दिया गया, सेवा पर विशेष बल दिया गया। साथ ही एक महत्वपूर्ण काम इस 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, जिसमें लैंगिक असमानता में कमी लाना था। साथ ही कुल प्रजनन दर जो भारत में टारगेट किया गया था 2.1% रेशियो रखा गया था और 2009 में सभी के घरों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध करने की बात भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि 2012 से 17 तक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास इसमें है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में ही 2014 में ही ऐलान किया गया था नीति आयोग का, लेकिन कैबिनेट में इनका गठन यानी कि कहें कि प्रस्ताव 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना दो साल की कड़ी में चली थी, जिसमें हमारा स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना था, उच्च शिक्षा को पहुंच के लिए बढ़ावा देना था और 3 वर्ष की आयु के कम बच्चों को कुपोषण को कम करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया था। लेकिन इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा नए सरकार के गठन के उपरांत नीति आयोग के बारे में चर्चा की गई। तो आगे हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है और किस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग एक दूसरे से अलग हैं। तो नीति आयोग, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह एक थिंक टैंक संस्थान है।
इसमें थिंक टैंक संस्थान कहने का मतलब है कि सभी राज्यों का, जो हम लोग भारत में बात करते हैं संघवाद की, जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी होती है, तो थिंक टैंक संस्थान में भी यानी कि नीति आयोग में भी सभी राज्यों की भागीदारी है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल की भागीदारी है। इनकी गठन 1 जनवरी साल 2015 को किया गया। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं जो वर्तमान समय में इनके उपाध्यक्ष है। साथ ही साथ सीईओ अमिताभ कांत महोदय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके काफ़ी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नीति आयोग के प्रशासनिक तंत्र, जिसमें पूरा नीति आयोग हमारा संचालित होता है। इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कैबिनेट के मंत्री के बराबर उपाध्यक्ष का दर्जा दिया जाता है। इनका संचालन परिषद, जो हम थिंक टैंक की बात करते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल इसमें शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद के रूप में अगर बात करें तो क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या फिर उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और उपराज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता में करता है। तदर्थ सदस्यता की बात करें तो अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं बारी बारी से 2 वर्ष का पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्यता की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। और मुख्य जो कार्यकारी सीईओ है, जिसे हम अधिकारी कहते हैं, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री एक निश्चित कार्यकाल के लिए इसको नियुक्त करते हैं, जो वर्तमान समय में अमिताभ कांत महोदय हैं। विशेष आमंत्रित की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग एक दूसरे से भिन्न है। नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर क्या है, ये इससे भी प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आपको ये काफ़ी कारगर भी होने वाला है। तो नीति आयोग जो है एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग क्या था, इसमें एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया जाता था। ध्यान दीजिए कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया जाता था। इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के साथ मिलकर काम करे, ये योजना आयोग पर नहीं था। ये सेंट्रलाइज्ड, हम कहेंगे कि ये सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस था। लेकिन नीति आयोग जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, जिसमें हमारे संपूर्ण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल को विशेष योगदान दिया गया है। नीति आयोग यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, जबकि योजना आयोग सीमित विशेषज्ञ पर निर्भर था। नीति आयोग यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। ध्यान दीजिए कि अंतर में काफ़ी स्पष्ट हमारा क्लियर हो जा रहा है। इसकी यानी कि योजना आयोग की वार्षिक योजना बैठकों में राज्य की भागीदारी बहुत कम रहती थी। नीति आयोग द्वारा नियुक्त सचिव को सीईओ के रूप में माना जाता है, जबकि योजना आयोग को सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, जबकि इसमें प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपने सचिव को सीईओ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, जो कि नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है कि निम्न स्तर से ये उच्च स्तर की ओर काम करता है, जबकि ये टॉप डाउन अप्रोच पर हमारा योजना आयोग काम करता था कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों में अंतर ये है। चलिए आगे और देख लेते हैं। नीति आयोग, इसे नीति लागू करने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिए, नीति आयोग को नीति लागू करने का अधिकार नहीं है, जबकि योजना आयोग राज्य के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। नीति आयोग इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। ध्यान दीजिए, वित्त मंत्री सब कुछ करता है, नीति आयोग कुछ नहीं करता है, जबकि योजना आयोग इसमें मंत्रालय और राज्य सरकार को धन आवंटित करने की शक्तियां दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था नीति आयोग से संबंधित। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को विगत 2 वीडियो के माध्यम से पंचवर्षीय योजना को काफ़ी बारीकी से समझाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल में आप नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम लोग